Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 20th October of 2020 and it's a Thursday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, अंगमीज जो ट्राइब है, अंगमिस ट्राइब, ये किस स्टेट में फाउंड होती है? ये किस स्टेट की ट्राइब है? ये कहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं अंगमिस ट्राइब के? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो सार्थक एक स्कीम लॉन्च की गई डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, वो किस फील्ड की स्कीम है? वो किस क्या कहते हैं किस सेक्टर की स्कीम है कि किससे रिलेटेड है? जो ये सार्थक की स्कीम है, सार्थक अभी अगस्त में ही लॉन्च हुई है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये किससे रिलेटेड है? ये किस चीज़ पर है? तो ये आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और क्या कहते हैं, इस वीडियो को आप जितना हो सके आप किसी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे ऑडियंस और बढ़े। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन R247 या डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे जो आप एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इससे आसानी रहेगी आपको नोट्स बनाने में, क्या कहते हैं करंट टॉपिक्स आपको याद करने में। साथ ही साथ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं तो लोग अपने क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखते हैं, तो वो भी हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए पहली न्यूज़ आती है, ICMR नॉट फॉर लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्टिंग डिवाइस। कि जो कोविड रैप है, एक टेस्टिंग डिवाइस है, वो सिमिलर टू RT-PCR टेक्नोलॉजी से है। इसमें बताया गया है कि जो न्यू डायग्नोस्टिक मेथड है वो लो कॉस्ट और पोर्टेबल यूनिट है। जो क्या कहते हैं टेस्टिंग जो इतनी धीमी हो रही है, तो क्या कहते हैं RT-PCR मेथड महंगा भी है और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इसको कोविड ऐप को लाया गया है, जिससे क्या कहते हैं जल्दी टेस्टिंग हो सके और तेज़ी से टेस्टिंग हो सके और सस्ती हो सके। तो ये कोविड ऐप जो है, ये रिसर्चर्स क्या कहते हैं रिसर्चर जो IIT खड़गपुर के उन्होंने डिवाइस किया है, वो उन्होंने फॉर्म किया है। ये जो कोविड ऐप है, ये रिसेंबल करता है एक बॉक्स कम्स विद अ किट। इसमें एक किट होती है जिसमें 3 मास्टर मिक्सेस होते हैं, डिफरेंट जीन्स कलेक्ट टू कंफर्म द वायरस। इसमें नेसल स्वैब से निकाला जाता है सैंपल्स, फिर उसको मशीन में डाला जाता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रोग्राम किया जाता है फिक्स पीरियड के। फिर जब हीटिंग पूरी हो जाती है, फिर इसको मिक्स किया जाता है अनदर सॉल्यूशन के साथ। फिर पेपर स्ट्रिप इज डिप्ड इनटू रिएक्शन प्रोडक्ट में पेपर स्ट्रिप डाली जाती है। फिर कलर लाइंस डेवलप होती है, जैसे प्रेगनेंसी के में जैसे प्रेजेंस होती है, तो वैसे ही इसमें भी होती है, पेपर स्ट्रिप डाली जाती है, जिससे पता चलता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वायरस। अ स्मार्टफोन कैन ग्रैब इमेज ऑफ द स्ट्रिप एंड कन्वे रिजल्ट। की स्मार्टफोन भी क्या कहते हैं स्ट्रिप की फोटो लेके रिजल्ट को कन्वे कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कोविड ऐप 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट निकाल देगा। जिससे हमने देखा कि जो RT-PCR मशीन थी वो कॉस्ट कर रही थी अप टू 25 लाख, और जो कोविड ऐप मशीन है जो IIT रिसर्चर्स ने बनाई है, वो सिर्फ 5000 करेगी मशीन्स। तो कोविड ऐप जो टेस्ट किट्स हैं वो अबाउट 500 करेंगी। कहते RT-PCR के लिए बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, वही उसे ऑपरेट कर सकते हैं। और जो कोविड ऐप है, वो मिनिमम ट्रेनिंग से भी, कोई छोटी सी एक ट्रेनिंग प्रोसीजर करा के आप किसी से भी करवा सकते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट आता है ICMR, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं ICMR को। ICMR एक एपेक्स बॉडी है, फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये वर्क करती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क करते हैं हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी, कॉलरा, डायल डिसीजेज, एड्स, मलेरिया, काला आजार, वेक्टर कंट्रोल, इन सब पे वर्क करते हैं लोग। और इनके रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इस काउंसिल का रिसर्च प्रायोरिटीज़ क्या होती है? जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ होती है, जो नेशन में मैक्सिमम जो चल रहा होता है, जो जैसे कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, जैसे इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, तो ICMR का इस वक्त जो मेन प्रायोरिटी है वो कोविड-19 है। तो जो नेशन की हेल्थ प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, उसी पे ये लोग पहले वर्क करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, वर्क बोर्ड मेंबर्स नॉट पेड सिंस फरवरी। कि जो वर्क बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको पेमेंट नहीं मिला है, उनको अपनी सैलरी फरवरी से, तो ऐसा इसमें बात की गई।
तो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है वर्क और वर्क वोट। इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। वक्फ वक्फ होता क्या है? प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। कि वक्फ माने कोई भी प्रॉपर्टी आप जब भगवान के नाम पे देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उसे वक्फ कहा जाता है। लीगल टर्म्स में कहा जाता है एक परमानेंट डेडिकेशन बाय पर्सन प्रोफेसिंग इस्लाम। कि कोई भी पर्सन जो इस्लाम को क्या कहते हैं डेडिकेट करता है, क्या कहते हैं, अपनी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उसे वक्फ कहा जाता है। इसे बनाया कैसे जाता है? अब वर्क कैन बी फॉर्म थ्रू अ डीड और इंस्ट्रूमेंट। इसे किसी भी डीड या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाया सकता है या प्रॉपर्टी के द्वारा। अब वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जो पर्सन बना रहा हो वर्क कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी। जिसने प्रॉपर्टी अपनी दे दी, डेडिकेट कर दी इस्लाम के लिए, वो वापस वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अ नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट अ वर्क। कि एक कोई नॉन मुस्लिम हो वो भी वर्क बना सकता है, लेकिन उसको प्रोफेस करना पड़ेगा इस्लाम को, और उसका ऑब्जेक्टिव वर्क का इस्लामिक होना चाहिए। ये कैसे गवर्न किया जाता है? गवर्न बाय द वर्फ एक्ट 1995। इसे वर्फ एक्ट 1995 के द्वारा गवर्न किया जाता है। एक सर्वे कमिश्नर होता है अंडर द एक्ट, जो देखता है सारी प्रॉपर्टीज को, और वो डिक्लेयर करता है वर्फ बन सकता है कि नहीं। लोकल इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद वर्फ डिक्लेयर किया जाता है। वर्फ बोर्ड क्या होता है? ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं विद पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी एंड टू ट्रांसफर एनी सच प्रॉपर्टी। की बोर्ड शो कर सकता है और बी sued in a court as it recognized as a legal entity or juristic person। ये एक juristic person होते हैं जो पूरा इसके लीगल प्रोसेस को देखते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 1 और 2 नॉमिनीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, मुस्लिम लेजिस्लेचर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। इनके पावर्स क्या है? कि पावर्स इनके हैं कि ये अंडर द लॉ कि ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, मेजर्स कर सकते हैं इसकी किसी भी रिकवरी को, लॉस्ट प्रॉपर्टी जो हो वर्क की, या सैंक्शन या ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस तरह के कई इनके फंक्शंस होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एयर पॉल्यूशन नाउ बिगेस्ट हेल्थ रिस्क इन इंडिया सेज रिपोर्ट। ऐसा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में देखा गया है 1.67 मिलियन डेथ्स 2019 में हुई, और 1.16 लाख इन्फेंट्स डाइड इन फर्स्ट मंथ। इस साल के पहले महीने में ही 1.16 लाख इन्फेंट्स, छोटे बच्चे मरे थे बिलो द एज ऑफ 5। तो क्या कहते हैं, देखा जा सकता है कि ये एयर पॉल्यूशन के कारण लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लोगों पर पड़ता है। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है। इसमें कहा गया है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होता है तो जिससे लंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स, या कोई क्रोनिक लंग डिसीजेस हो सकती है। तो इस तरह की कई डिसीजेस हो सकती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और भी ओवरऑल एयर पॉल्यूशन वाज नॉट द लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दैट अमंग ऑल हेल्थ रिस्क। ये एयर पॉल्यूशन को मेजर हेल्थ रिस्क फैक्टर बताया गया किसी भी इस वक्त जो चल रही है रिस्क प्रॉब्लम्स उसमें से। गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया कि एवरेज पॉल्यूशन लेवल्स इंडिया में डिक्लाइन कर रहा है 5-3 साल से, लेकिन अभी भी जो एयर पॉल्यूशन लेवल है, जो पॉल्यूटेड एयर का लेवल है, एक्वाई अभी भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है कुछ सिटीज़ में। तो जिसके कारण ये डिसीजेज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इस पूरे न्यूज़ में यही बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन क्या बिग फैक्टर लाता है हमारे यहाँ, कि क्या बिगेस्ट हेल्थ रिस्क है इंडिया में एयर पॉल्यूशन के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है आप कॉल्स फॉर एनसीडब्ल्यू चीफ रिमूवल। कि आम आदमी पार्टी ने एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चीफ है उनके रिमूवल के लिए कहा है। पार्टी ने उन्हें एंटी वुमेन कहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसको हम लोग अलग से देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसे सेटअप किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसका मिशन टू स्ट्राइव टुवर्ड्स इनेबलिंग वुमेन टू अचीव इक्वालिटी। वुमेन को आगे बढ़ाना, इक्वालिटी क्या कहते हैं अचीव करने के लिए, इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए हर स्पेयर्स ऑफ लाइफ में उनको राइट्स और इंटाइटमेंट प्रोवाइड करना थ्रू सुटेबल पॉलिसीज के। इनके फंक्शन क्या है? रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड वुमेन को प्रोवाइड करना, रिकमेंड करना रेमीडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स को, फैसिलिटेट करना रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस को, एडवाइस करना गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। कि जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं जो अफेक्ट कर रही है वुमेन को, उसको एडवाइस करना गवर्नमेंट को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती अपोजिशन पार्टीज कॉल फॉर रिपील ऑफ यूपीए। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
जो यूपीआई होता है उसके चार्जेस को कहा गया है जो भूमिका कोरेगांव कैसे कि उसको रिपील किया जाए। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है ऊपा। तो हम लोग देख लेते हैं इसको, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अलग से। यूपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जैसे हमने देखा कई एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स लॉ बुक्ड किए गए अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट इन डिफरेंट केसेस अक्रॉस द कंट्री। इसे पास किया गया था यूपा को 1967 का। इसका एम था इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन है इंडिया में, वो उसका क्या कहते हैं उसको प्रिवेंट करना। जैसे हमने देखा कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्शन इंडिविजुअल या एसोसिएशन के द्वारा दिया करना जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को डैमेज कर रहा हो। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हाईएस्ट पनिशमेंट्स हैं। अंडर ऊपा क्या कहते हैं कोई भी इंडियन फॉरेन और इंडियन नेशनल्स हो या फॉरेन नेशनल्स हो, उनको भी चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। ये एप्लीकेबल है ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर अगर कोई क्राइम कमिटेड किया जाता है फॉरेन लैंड में आउटसाइड इंडिया, और जब वो इंडिया में आता है तो उसका कहते हैं उसे यूपा के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। 2004 का जो अमेंडमेंट हुआ उसमें टेररिस्ट एक्ट भी यूपा में जोड़ दिया गया है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी जोड़ दिया गया है। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रेफर किया जाए ऐसा एक्शन रिलेटेड टू सक्सेशन और सेसेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी सक्सेशन के लिए या सेशन ऑफ टेरिटरीज के लिए हो, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आता था। जो एक्ट है वो एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ग्रैंड अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेशन बाय द सेड एजेंसी। कि ये जो डायरेक्टर जनरल होते हैं एनआईए के, वो अप्रूवल करता है उनको कि वो सीज कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को जो किसी इंसान से रिलेटेड हो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा हो। एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर्स को भी एनआईए के और रैंक इंस्पेक्टर्स को कि इन्वेस्टिगेट कर सके केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय द डीसीपी। कि वो कोई भी केसेस जो टेररिज्म से रिलेटेड हो वो उनके यूपा के अंदर कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है अ क्रूशियल सीजन कि पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग मस्ट कन्विंस पीपल दैट फेस्टिवल कैन बी सेलिब्रेटेड सेफली। कि जो पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग है उससे लोगों को बताना होगा कि जो फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट किए जा सकते हैं सेफली, गाइडलाइंस फॉलो होके। तो इसमें वही बात की गई है। जैसे हमने देखा कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कहा भी कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमें स्टेप लेने की ज़रूरत है। जब तक दवाई नहीं आती तब तक क्या कहते हैं हम लोग, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हम उसको पूरी तरह से फ्री नहीं मान सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया। केसेस कम हुए हैं लेकिन इस फेस्टिवल सीजन्स में केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यही कहा गया है कि पूरी गाइडलाइंस फॉलो करके हम इस जो एनुअल सीजन जो आ रहा है, एनुअल सीजन ऑफ फेस्टिवल्स, दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, तो क्या कहते हैं उसको देखते हुए क्या कहते हैं हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो इसमें ये भी कहा है कि मिस्टर मोदी की जो अपील थी जैसे दशहरा, दीपावली, अदर फेस्टिवल जो वेलकम हो रहे हैं जो आ रहे हैं, तो उसमें पब्लिकली ज़्यादा भीड़ ना बनाना, मास्क पहने रहना और क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जिससे हम इस तरह के केसेस कम कर सकें। जैसे हमने देखा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन अक्रॉस स्टेट्स, कि जैसे अभी हमने देखा कि ओनम में इसमें ये भी कहा है जैसे कि केरला में एक्सपेक्टेड जो था कि जो एक्सपीरियंस किया केरला ने, जो ओनम के समय उन्होंने अपनी थोड़ी ढील कर दी अपने गाइडलाइंस में, थोड़ा आराम दिए लोगों को ओनम के समय, जिसके कारण केसेस केरला में बढ़ गए ओनम के बाद। तो क्या कहते हैं इस तरह कहा जा रहा है कि जैसे ये फेस्टिवल सीजन चालू हो रहा है दशहरा, दीपावली, तो ये जैसे स्टेट्स हैं बिहार हो गया, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो इन जगहों पे यूपी भी क्या कहते हैं इन जगहों पे केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इन ये दिवाली कहते हैं बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हर जगह मनाया जाता है। तो इन स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरह से मनाया जाता है, तो इसके कारण केसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये बात की गई है। तो इस पूरे एडिटोरियम में यही बात की गई कि इन फेस्टिवल सीजन्स में भी हमें एक क्या कहते हैं गाइडलाइंस फॉलो करके, एक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के हमें स्प्रेड को रोकना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगले एडिटोरियल आता है पोर्ट होल्स ऑन द डिजिटल पेमेंट सुपर हाईवे। कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो सपोर्ट किया जाता है और कई रीजनल स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग के। इसमें वही बात की गई जो डिजिटल पेमेंट्स है जो फाउंड किया गया एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। जैसे हमने देखा कि पूरे में इसमें बात की गई नेशनल जो पेमेंट कॉर्पोरेशन है उसके बारे में, क्या कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई,
उसके बारे में बात की गई। जैसे हमने कई हिस्टोरिकल चेंजेस देखे, जैसे आरटीजीएस जुड़ा था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसे लॉन्च किया गया था आरबीआई में 2004 में। वैसे ही आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसी तरह उन्होंने कई चेंजेस लाए अपनी पॉलिसीज़ में। तो इसमें यही बात की गई। तो इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया है। इसकी इंपॉर्टेंट आता है, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक इनिशिएटिव है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा, कि ऑपरेट करना रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 2008 में अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो एनपीसीआई है वो सर्व करता है कि एम्ब्रेला बॉडी ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टेब्लिश किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अलॉन्ग विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। एनपीसीआई जो होता है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन दिसंबर 2008 में, और उसे फिर सेंट्रली प्रमोट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट करना ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडियन बैंक एसोसिएशन, कि वो कंसोलिडेट कर सके, इंटीग्रेट कर सके जो वेरियस सिस्टम्स हैं इनटू नेशनल वाइड यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस में। अंडर पीएसएस एक्ट, जो पीएसएस एक्ट है उसके तहत कहते इसमें ऑथराइजेशन ऑफ आरबीओ, एनपीसीआई ऑपरेट कर सकता है कई फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम में, जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो गया, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, एफिलिएशन ऑफ रुपए कार्ड्स, आरबीआई क्या कहते हैं, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इन तरह की चीज़ें, ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रांकेशन सिस्टम को इनको जोड़ा गया है। इनके प्रोडक्ट्स क्या है एनपीसीआई के? जैसा पहला है रुपए। तो रुपए एक डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है इंडिया की, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप ईएमवी चिप के साथ होती है। उसी तरह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड है रुपए कार्ड जैसे ही, तो इसे रुपए कॉन्टैक्टलेस कार्ड कहा जाता है। वैसे जैसे भीम चालू हुआ, भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो ये मोबाइल पेमेंट्स एप्लीकेशन जो एनपीसीआई से रिलेटेड है। उसी तरह यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। ये एक इंस्टेंट इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये एक इनिशिएटिव है, ये भी एनपीसीआई का है अलॉन्ग विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पेमेंट्स करना बिल्स की, तो वो भी इसमें जोड़ा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है द मैनिकल्स ऑफ कास्ट एंड सैनिटेशन वर्क, कि जैसे हमने देखा कि डिस्पाइट लॉस, वर्कर्स इन द फील्ड इन इंडिया स्टिल हैव स्टिग्मा एंड आर अवॉइड ऑफ एसेंशियल राइट्स, की जो जो स्कैवेंजर्स होते हैं उनको भी अभी राइट्स की ज़रूरत है। वो भी एक तरह से लेबररी से होते हैं, तो उनकी जो राइट्स हैं तो उनको भी देखना चाहिए। इसमें वही बात की गई। जैसे हमने देखा कि 2020 आ चुका, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी है वो भी अभी भी ग्रैपल कर रही इन ह्यूमन नेचर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनकी जो राइट्स होती हैं उनको प्रोवाइड करने थे। तो ये सब कई मूवमेंट्स हमने देखा कि डिमोलिशन, जो एबॉलिशन करना चाहें, कि dehumanizing practice of the manuals, removal of human excreta and calls for the introduction of mechanism for handling waste की कई बार बात हुई है कि इनको मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना चाहिए, मैकेनाइजेशन की, मशीन के द्वारा पूरी जो क्लीनिंग होती है उसको करना चाहिए, और वेस्ट को पूरी तरह से मशीन के द्वारा हैंडल करना चाहिए। तो उसके बारे में बात हुई। तो ये उनकी राइट्स हैं। तो उनकी जो 1993 में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने प्रोमुलेट किया था एक्ट जो प्रोहिबिट करता था कंस्ट्रक्शन ऑफ अनसैनिटरी ड्राई लैट्रिन्स को और एम्प्लॉइंग मैनुअल स्कैवेंजर्स को, कि जो ड्राई लैट्रिन्स होती थी और जो मैनुअल स्कैवेंजर्स उसको क्लीन करते थे, तो उस एक्ट में आया था। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स एक पर्सन होते हैं जो इंगेज होते हैं और एम्प्लॉयड होते हैं मैनुअल कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। हमने देखा कि अगस्त 18 2010 में एक रिकॉर्ड हुआ था वीडियो ऑफ अ सैनिटेशन वर्कर्स जिसको इंटर कर रहा था मैनहोल में विदाउट एनी सेफ्टी गियर्स, जिसमें हमने देखा था उस वीडियो में। तो हमने देखा था कि वो एक इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद की, उसके द्वारा वो बनाया गया था। तो जो इसमें बताया गया थी विदाउट सेफ्टी लोगों को क्या कहते हैं इतना डेंजर में रहना पड़ता है, तो वो भी तो एक तरह से लेबरर्स ही हैं। तो उसमें ये बात की गई। एट लास्ट में कहा गया है अनलाइक अदर लेबर फोर्सेस, ये भी सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं वो भी लेबरर्स होते हैं, उनको भी
अपनी ड्यूटी के लिए लोग क्या कहते हैं, जैसे बाकी लेबरर्स खड़े होते हैं क्या कहते हैं जॉब्स के लिए, तो वैसे इनको भी बैठना होता है। तो इनको भी जॉब्स मिले, वो इंतज़ार करते हैं, हर दिन जाते हैं रोल कॉल्स के समय, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, जहाँ पे लेबरर्स के लिए लोग ढूँढे जाते हैं। तो वैसे ही लोग भी जाते हैं, तो इनको भी उसी तरह से राइट्स मिलने चाहिए। एट लास्ट इसमें कहा गया है, जैसे हमने देखा कि हार्डली एनी एक्सक्लूसिव ट्रेड यूनियंस वर्क किए हैं स्वीपर्स के लिए, या अनलाइक अदर सेक्शन इन गवर्नमेंट और प्राइवेट वर्कफोर्स, की प्रॉब्लम आती है सैनिटेशन वर्कर्स की। कि देखा हमने इंडिया में कि सैनिटेशन वर्कर्स वो एक कास्ट रिडन और हंस दिस इज अर्जेंट नीड टू डिसोशिएट कास्ट फ्रॉम लेबर। इसमें देखा है कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो एक एक पर्टिकुलर कास्ट के दिखते हैं, तो इसमें वही बात की गई कि हमें सैनिटेशन वर्कर्स को एक कास्ट रिडन नहीं देखना चाहिए कि वो एक कास्ट उस कास्ट के हैं, उनको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। लेबरर है वो एक तरह से लेबरर है, तो इस तरह से उनको देखना चाहिए। तो इस एडिटोरियल में ये बात की गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।